नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल हटेंगे या जाएंगे, इस पर आज थोड़ी सी बात करते हैं। राजस्थान में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है और यहाँ एक लोकगीत बड़ा प्रचलित है जिसमें प्रेयसी अपने प्रेमी से कह रही है कि हे प्रिय, जब तुम आओगे तो तुम्हारी पगड़ी गीली होगी। यानी ये बारिश का मौसम होगा, मानसून का मौसम होगा। यानी राजस्थान में मानसून अपनों का अपनों से मिलन का मौसम होता है, अपनों का अपनों के पास जाने का मौसम होता है। अब इसका सियासी मानसून से तुलना करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग थोड़ा पैरेलल निकलता है इसका। राजनीति में मैं मानकर चलता हूँ, ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, और राजनीति पूरी तरह संभावनाओं का खेल है। इस मद्देनज़र इस पूरी स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले कांग्रेस खेमे की बात करते हैं। सचिन पायलट का अशोक गहलोत के घर जाना, निमंत्रण देना, अशोक गहलोत का स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाली श्रद्धांजलि सभा में जाना, अपनों का अपनों के पास जाना था। मन का, मानसून में मन का मिलन हो जाना था, हो गया। अब बीजेपी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वसुंधरा राजे से मिलना, उसी के आसपास राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलना, ये भी अपनों का अपनों के पास जाना हुआ, मन का मिलन हुआ। पहले वसुंधरा की बात करते हैं। वसुंधरा राजे कहा जाता है कि लंबे समय से समय मांग रही थी। फिर ये भी कहा जाता है कि वो ये याद दिलाने गई नरेंद्र मोदी को कि देखिए, हो गया ना गड़बड़, मैंने मना नहीं किया था क्या, मैंने चेताया नहीं था कि ये जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति मत बनाओ, लेकिन आप नहीं माने। इस बहाने याद दिला दिया वसुंधरा राजे ने कि 2022 में जिस जाट को आपने उपराष्ट्रपति बनाया, 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव राजस्थान में जाटों का वोट ही नहीं दिला पाया। मैं तो राजपूतों की बेटी हूँ, जाटों की बहू हूँ, गुर्जरों की समधन हूँ, 3 in 1। तो क्या ये मैसेजिंग जा रही है कहीं ना कहीं? क्या भजनलाल शर्मा का मोदी जी से मिलना इसी तरफ कोई संकेत करता हुआ दिख रहा है? दरअसल वसुंधरा राजे जैसे जैसे 75 की तरफ बढ़ रही हैं, अभी शायद 3-3.5 साल बाकी हैं, वैसे वैसे वो समझती जा रही हैं कि अब अपग्रेड हो जाना ही ठीक रहेगा। 5 साल पुराना ऑफर है राज्यपाल का, उसकी तो एक्सपायरी डेट भी आ गई है। अब क्या नए ऑफर उपराष्ट्रपति का है? बड़ा सवाल है। मुझे नहीं मालूम इस बात का क्या जवाब है। मैं वहाँ मौजूद था, नहीं था, मुझे कोई सूत्र ने खबर दी, नहीं दी। जो सोशल मीडिया में इधर उधर चल रहा है और जो मैं अपना एक राजनीतिक आकलन लगा पा रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, बिल्कुल गलत भी साबित हो सकता हूँ। अब आते हैं भजनलाल शर्मा पर। 4 महीने तो हो गए मुझे सुनते सुनते कि अब हटे, तब हटे, तब हटे, कब हटे, आज हटे, कल हटे। दिल्ली से कुछ जो पत्रकार बंधु हैं जो बीजेपी कवर करते हैं, वो कई बार मुझे कह चुके कि विजय जी, आप तो जयपुर में बैठे हैं, आपको एक वीडियो बनाना चाहिए ना। तो मैंने कुछ लोगों से बात की। एक आध ने कहा कि चर्चा तो चल रही है, दूसरे ने कहा ये अफवाहें हैं, हर तीसरे चौथे महीने में ये अफवाहें उठती रहती हैं, फिर दब जाती हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन अफवाहों को हवा दे दी अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत ने कुल मिलाकर तालाब में एक पत्थर फेंका था और वो उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी के नेता लहरें गिनने आएंगे, और वास्तव में बीजेपी के नेता लहरें गिनने पहुंच गए। मजे की बात है कि जो भी नेता भजनलाल शर्मा के पक्ष में आए, उनमें से सबने अशोक गहलोत की कुर्सी पकड़ राजनीति की आलोचना की, गहलोत बनाम सचिन पायलट की आलोचना की, लेकिन किसी ने भी कोई इस बात का ठोस जवाब नहीं दिया कि भजनलाल शर्मा हट रहे हैं या नहीं हट रहे हैं, पूरे 5 साल शासन करेंगे या नहीं करेंगे। और अशोक गहलोत यही चाहते थे।
वो तो भला हुआ राजस्थान के प्रभारी अग्रवाल साहब का, जिन्होंने कह दिया सरकार मजबूती से काम कर रही है, आगे भी काम करती रहेगी। और फिर अशोक गहलोत को भी कहीं ना कहीं कुछ समझ में आया और उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा को हटाने की बात तो मैंने कभी नहीं की, दिल्ली में बात चल रही थी तो मैंने यूं ही पूछ लिया और मेरा मकसद तो कुछ था नहीं, वैसे तो भजनलाल जी हमें सूट करते हैं। ये एक राजनीतिक बयान दे दिया और अब अशोक गहलोत ने यूं ही कह दिया कि वास्तव में कुछ चल रहा है। अब मोदी जी उस दिन मिलते हैं भजनलाल जी से जिस दिन वो बहुत व्यस्त रहे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी लोकसभा में, जवाब भी देना था, हो हल्ला भी मच रहा था, विपक्ष भारी होने की कोशिश कर रहा था। अब अगर आपको लगता है कि भजनलाल को हटाने की खबर सिर्फ अफवाह थी, अगर आपको लगता है कि भजनलाल शर्मा को हटाने की खबर सिर्फ अफवाह थी, तो अब 6 मिनट 4 सेकंड हुए हैं, आप मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भजनलाल शर्मा को हटाए जाने की खबर सिर्फ अफवाह नहीं थी, तो आपको मेरा ये वीडियो देखना चाहिए। तो अब ये मतलब है कि मेल मुलाकात का फिर मतलब क्या था, इसका मैसेजिंग क्या था? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब मैसेजिंग ये थी कि भजनलाल जी से कुछ कहा गया कि साहब वसुंधरा राजे के समर्थकों को दाएं बाएं कहीं एडजस्ट कर लीजिए, वसुंधरा राजे का ये एक तरह से आपको फेयरवेल गिफ्ट होगा। अब इससे आगे मैं नहीं कहना चाहता कि फेयरवेल गिफ्ट आप जानते हैं क्या होता है और कैसे दिया जाता है। वैसे भजनलाल जी वसुंधरा राजे का बहुत सम्मान करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बजट से पहले भी पूछताछ सलाह लेने घर चले गए, गर्मियों में उन्होंने शिकायत की तो पीएचडी के अधिकारियों को सड़क पर खड़ा कर दिया, यानी काम धंधे पर लगा दिया। बारिश में, बरसात में स्कूल की छत गिरी और वसुंधरा का रिएक्शन आया तो तुरंत कार्रवाई की गई। लेकिन मैसेजिंग क्या है? क्या मैसेजिंग ये है कि 18 महीने हो गए, पुलिस प्रशासन को काफ़ी हद तक चुस्त कर दिया, अब मंत्रिमंडल का जो साथी हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कीजिए, क्या इस तरह का कोई मैसेजिंग था? राजनीतिक नियुक्तियों का समय आ गया है, वसुंधरा के समर्थकों को भी कुछ खुश करिए, अब एक वित्त आयोग का अध्यक्ष तो बना ही दिया गया है, क्या इस तरह की मैसेजिंग थी? या फिर कोई अलग तरह का मैसेज था जो कुछ गंभीर था? इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए, अभी आप देखिए राजनीतिक परिदृश्य देखिए। 9 नवंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, उससे पहले कोई पत्ता हिलने वाला नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद मंत्रिमंडल और संगठन, केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्रीय संगठन में फेरबदल होना है, कुछ इधर से उधर जाएंगे, कुछ उधर से इधर आएंगे। अब हमारे मित्र हैं, उनका एक वीडियो 2-3 दिन पहले सामने आया जिन्होंने कहा कि संघ ने मोहन भागवत की अध्यक्षता में नागपुर में 2-3 दिन पहले बड़ी बैठक की और उसमें कहा कि भाई मोदी सरकार जो भी नियुक्तियां करेगी उसको लेकर एनओसी लेनी पड़ेगी। ये एक नया पेच फंसा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लीजिए। मोदी जी के मंत्रिमंडल में कौन नया मंत्री शामिल होगा? एनओसी लीजिए। संगठन में कौन क्या प्रभारी या महासचिव वगैरह होगा? एनओसी लीजिए। मुझे नहीं मालूम मुख्यमंत्री बदलने और नया मुख्यमंत्री लाने में भी एनओसी लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन ये एक चर्चा चल रही है। खैर, ये चर्चा चलती रहेगी और ये सब होते होते 2 अक्टूबर का महीना खत्म हो जाएगा करीब करीब, फिर बिहार विधानसभा का चुनाव चरम पर होगा। अब उसमें एनडीए पिटी तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाएगी, बड़े बड़े सूरमा जाते रहेंगे उसमें तो उस खेल में। और एनडीए अगर हिट हो गई, एनडीए जीत गई, तो ये जीत की खुमारी लंबी चलने वाली है, 2026 तक चली जाएगी ये जीत की खुमारी। तो चैन की बंसी बजा सकते हैं लोग। लेकिन अब मैसेज क्या है? देखिए, क्रिकेट में खिलाड़ी बैट्समैन है, खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, कोई एक गेंद ऐसी आती है, स्निक चला जाता है स्लिप की तरफ और कैच ड्रॉप हो जाता है और वही बल्लेबाज सेंचुरी मार देता है।
तो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कैच ड्रॉप हुआ था। लोग यही याद रखते हैं कि सेंचुरी मारी गई। तो मैसेजिंग ये थी कि जीवनदान मिल गया है और कह दिया गया है कि अब आकर जाइए आप जयपुर और सेंचुरी मारिए, सियासी सेंचुरी मार कर दिखाइए। ये एक बड़ी बात है, ये खबर है, मुझे नहीं मालूम। इसके बारे में भी कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से भजनलाल जी सेंचुरी मार सकते हैं, ये देखना भी बेहद बेहद दिलचस्प होगा। इस पर तो अलग वीडियो होगा, क्योंकि 10 मिनट हो गए इस वीडियो में, तो मैं आपका और ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। लेकिन एक चलते चलते एक छोटी सी बोध कथा है, वो ज़रूर सुनाना चाहूँगा। एक बाबा जी थे, सरोवर के किनारे बैठे थे, सरोवर में मछलियाँ तैर रही थी। एक बगुला आ गया, बगुले ने एक मछली को खाने की कोशिश की। बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बगुले को मार दिया। सीधा बाबा जी ऊपर चले गए। ऊपर उनसे पूछा गया कि आपने बगुले की हत्या क्यों की, जीव हत्या क्यों की? तो उन्होंने कहा वो जीव हत्या कर रहा था, मछली की हत्या कर रहा था। तो उनको बताया गया कि बगुला तो भूखा था, वो अपने पेट की आग बुझा रहा था, ये उसके जीवन जिंदा रहने के अधिकार के तहत आता है। तो आप दोषी हैं, आपको नरक में डाला जाता है। ये मैसेज नीचे तक चला गया कि ये हो गया साहब। बाबा जी की जगह उनका एक वरिष्ठ चेला उनकी गद्दी पर बैठा, वो फिर सरोवर के किनारे, वही बगुला, वही मछली वाला खेल। तो इस बार जो चेला था उसको पुरानी बात याद थी, तो उसने बगुले को मना नहीं किया और वो मछली से खेलता रहा, जो भी करता रहा। लेकिन ये क्या, वो चेला भी स्वर्ग ऊपर चला गया। ऊपर पूछा गया कि भाई आप, बगुला मछली से खेल रहा था, तंग कर रहा था मछली को, और आपने उसको रोका तक नहीं बगुले को, तो आपको नरक भेजा जाता है। उस चेले ने कहा साहब मैंने तो सोचा कि बगुला मछली को मारने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं, बगुला का पेट भरा हुआ था नरक में। ये मैसेज नीचे चला गया। अब तीसरे चेले की बारी आई, जो बाबा जी की जगह बैठ चुका था, वही बगुला वही मछली। वो देखता रहा चेला, बगुला भी देखता रहा, मछली को भी देखता रहा, खेल देखता रहा। लेकिन ये क्या, उनको भी ऊपर बुला लिया गया और कहा गया कि आप तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे साहब। तो उसने हाथ जोड़े और कहा बाबा, और कहा कि आप ही अंतर्यामी हैं, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं प्रभु, आप ही मछली हैं, आप ही बगुला हैं, आपकी लीला अपरंपार है। आपकी लीला में मैं तुच्छ प्राणी कौन होता हूँ हस्तक्षेप करने वाला। प्रभु जी खुश हुए और वापस धरती पर भेज दिया कि जाओ जाकर राज करो, सेंचुरी बनाओ। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को इस बोध कथा से सीख ले लेनी चाहिए। बहुत खुश रहोगे आप। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।